सो मैंने क्या करा है अपनी प्रेजेंटेशन को और अपने जो मैं विवरण देने वाला हूँ एक एयर कार्गो का और एयर इंडस्ट्री का, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इंट्रोडक्शन, देन इज द हिस्ट्री फॉर इंडियन एविएशन। उसके बाद हम जाएंगे आज की डेट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या पुश मिल रहा है इस इंडस्ट्री को, और आगे जो मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल हम कहाँ पे एज अ कंट्री वी विल प्रोग्रेस। सो मूविंग अहेड, द फोरग्राउंड इज एयरलाइन सेक्टर। मेरे ख्याल से एक ना ऐसा सेक्टर हमेशा से रहा है विच इज ऑलवेज इंट्रीगिंग, ऑलवेज डायनेमिक। सोचें तो बड़ा वो लगता है कि इतना बड़ा एक पीस ऑफ मेटल हवा में कैसे उड़ जाता है, 2 जने चलाते हैं, बट एट द सेम टाइम so many passengers are traveling, but everybody thinks it's only the pilots and the cabin crew who are doing everything. Unke alawa, maybe some engineers on the ground, that's it, but it's a lot more. And at the end of the day, there is a lot of future, at least हमारी country के लिए, geographically हम जैसे placed हैं in the world, and the way we are progressing as a country, not only in terms of other industries but also in terms of aviation. So moving on to Indian aviation history, I took out a small photograph of the first flight of Tata Air Services, which was eventually taken over by the government of India. It was nationalized after some time. And then it was only then it was known as Air India. But the first flight for India commercially took place in Karachi, from Karachi to Mumbai in 1932. और अगर हम ये देखें कि 1932 में हमारी प्री इंडिपेंडेंस में फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट टेक ऑफ की थी, सो वी वर एक्चुअली इवन एट दैट टाइम बहुत पीछे नहीं थे हम ग्लोबली। पहली फ्लाइट ग्लोबली जो टेक ऑफ हुई थी कमर्शियली, दैट वाज इन 1999 बिटवीन लंदन एंड पेरिस। सो उस चीज को देखते हुए 13-14 साल के अंदर अगर हम एक कमर्शियल फ्लाइट उस टाइम उड़ा पाए थे, तो आई एम श्योर वी हैव हैड द राइट माइंडसेट एंड टेक्निकल नो हाउ उस टाइम पे भी। So this is what the picture I was showing. So this was the first flight, commercial flight in India, which took place between Karachi and Mumbai in 1932. And then moving on, what happened next was, now I immediately move into post independence. So we had Air India for international services. Then Indian Airlines was introduced, जिससे कि हम सिर्फ ना ही अपने टीयर 2 सिटीज को विद इन द कंट्री केटर कर रहे थे, बट ऑल्सो नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, म्यांमार वगैरह को भी हम केटर कर रहे थे उस टाइम। एंड देन ऑल्सो केम वायुदू, which was also catering to very smaller airports in the country. And what I have not mentioned here is the importance of Power Hunts. So Power Hunts also played its very important role in terms of providing the helicopter services to various places where जहाँ पे commercial aircraft नहीं जा पा रहे थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जब 1953 में एयर इंडिया नेशनलाइज हुई थी, उस टाइम पे भी एयर इंडिया को ग्लोबली माना जाता था एक्चुअली एज अ महाराजा का इंडिया। जो हम आज की डेट में बहुत सारी विदेशी एयरलाइंस को लेके चलते हैं कि उनके पास सर्विस है, क्लास है, सेफ्टी है, ये सब चीजें एयर इंडिया की उस टाइम होती थी। और अगर हम डीप में जाएं तो सिंगापुर एयरलाइंस जो आज की डेट में दुनिया में एक जानी मानी एयरलाइंस है, चाहे वो सर्विस के लिए है, पंक्चुअलिटी के लिए है, सेफ्टी के लिए है, इन फ्लाइट सर्विसेज के लिए, आप बोलिए उस चीज के लिए है, वो उस टाइम पे जब एयरलाइंस एस्टेब्लिश हो रही थी, उन्होंने एयर इंडिया से रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें प्लीज कंसल्ट करिए, आप हमें बताइए आपके पायलट्स में क्या है, आप हमें बताइए आपने अपने क्रेवन को कैसे ट्रेन किया है, आप पंक्चुअलिटी कैसे करते हैं। तो एज अ कंपनी एट दैट टाइम एयर इंडिया ने उनको हैंडहोल्ड किया था बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, उनको कंसल्टिंग दी थी, जिसकी वजह से अगर आज हम देखें तो एक नींव रखी गई थी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एयरलाइन की, जिसको हम आज की डेट में सिंगापुर एयरलाइंस के नाम से। अनफॉर्चुनेटली एयर इंडिया उस वे में कंटिन्यू नहीं कर पाई, बहुत सारे रीजंस थे इंटरनल एक्सटर्नल जिसकी वजह से नहीं हो पाया, बट इवेंचुअली होपफुली नाउ वी आल्सो सी एयर इंडिया मेकिंग अ कमबैक। दूसरा जो एक
हमारे कंट्री में डेवलप करा गया था 1940s में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एज इट वाज ऑलरेडी नोन. So यहाँ पे the push to develop aircraft technicalities, aircraft maintenance etc के लिए जोर रखा गया. काफी हद तक हम कामयाब रहे, बट इवेंचुअली जैसा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स था उस तरीके से हम इस मार्केट को केटर नहीं कर पाए. आज की डेट में भी अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद नागपुर में एक एयर इंडिया का चलता है मेंटेनेंस यूनिट, पर जितना ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से है उस तरीके से हम आज की डेट में ये ग्लोबल मार्केट को नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं. और इसके साथ ही मैं मूव करूंगा द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स. सो जब देश की इकोनॉमी खुलनी शुरू हुई तो एक समय ऐसा भी आया है जब हमारे देश को लगा कि इट इज नॉट ओनली the government carriers, Air India, Indian Airlines, Vayudut, who should fly the passengers. So private players को invite किया गया, and then we saw the era of Sahara, Mobiloft, Jet Airways, etc. जिन्होंने Indian skies को बिल्कुल ही चेंज करने की कोशिश करी. नए सर्विस लेके आए, नए रूट्स लेके आए, नया एयरक्राफ्ट आए, बहुत सारी नई चीजें आनी शुरू हुई. और उसके बाद हम आते हैं आज के टाइम में. आज के टाइम में हमारा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या प्रेजेंट पुश है इन द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री. सो पहला अगर मैं लेके चलूं, सो आज की डेट में ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 80 एयरलाइंस हु कनेक्ट इंडियन एयरपोर्ट्स टू द ग्लोब. 80 एयरलाइंस में बहुत सारी एयरलाइंस इंडियन डोमेस्टिक कैरियर्स भी हैं, और लेट्स से इंडियन कैरियर्स भी हैं, Stara, SpiceJet, etc. But then apart from that, we also have a lot of international carriers now coming into India. और इसमें जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि हम क्लासिकली जैसे 2000 के अर्ली सालों में डिपेंडेंट रहते थे, वो 5 बड़े एयरपोर्ट्स पे, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, वो अब सेकेंडरी एयरपोर्ट्स पे भी हमारा फोकस चला गया है. तो इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज हुई है, द प्रेशर ऑन दीज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री हैज ईजन अप. उसके अलावा क्या हुआ, देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज व्हिच हैव बीन क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एयरपोर्ट्स. सेकेंडरी एयरपोर्ट्स में हम देख सकते हैं, जैसे दिल्ली के लिए एक अमृतसर एयरपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लॉट ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल फ्रॉम अमृतसर. जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट करार किया गया. उसके अलावा साउथ में अगर हम जाएं, कोची है, त्रिवेंद्रम है, हैदराबाद है. इन सबको करते हुए एक पर्टिकुलर टूरिस्ट के लिए या एक पर्टिकुलर एयर ट्रैवल यात्री के लिए बहुत सहूलियतें हुई, जिससे कि सबसे बड़ा जो दो चीजें हुई, एक तो लोकल एरियाज डेवलप हुए, एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, और दूसरा जो मैंने पहले भी बोला, जो मेन 5 एयरपोर्ट्स थे उन पे प्रेशर ही सब हुआ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो ग्रोइंग डिमांड को एकदम केटर कर पाए. और अगर देखा जाए जिस हिसाब से इंडियन मार्केट चल रही है, बाय 2024 वी आर एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक यूनाइटेड किंगडम इन टर्म्स ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड. एंड 2030 तक जो एयरलाइंस की एक बॉडी है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनके अनुमान अगर देखे जाएं तो वी आर एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स and become the third largest air passenger market in the world. और this is only possible जब हमारा देश एक दुनिया में acknowledge किया जा रहा है, not only for industrialization but also tourists are coming in, which is again generating a lot of employment. एयरलाइन सिर्फ एक जरिया है जिससे टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, बट जब टूरिस्ट आता है वो कहीं रहता है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, शॉपिंग करता है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, प्लस अदर एंसिलरी इंडस्ट्रीज एज वेल. और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप इस स्लाइड पे देखें, बाय 2027 इट इज एक्सपेक्टेड इंडिया विल हैव 1100 एयरक्राफ्ट owned by only the Indian airlines. So it can be the latest of the airlines like Vistara and the others. But 1100 aircrafts by 2027 is a huge number. और अगर इसको देखें तो 1100 एयरलाइंस को केटर करने के लिए जो मैन पावर नीड्स होंगे, जो टेक्निकल नो हाउ होगा, जो एंसिलरी जॉब्स क्रिएट होंगी, दैट विल बी ह्यूज.
जो हमारा अभी डोमेस्टिक ट्रैफिक है, इट हैज ग्रोन बाय 59% ईयर ऑन ईयर to 84 million approximately in financial year 2022, which we just finished. और अगर इस नंबर को हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, so this is still 40% lower than the numbers pre-COVID times. और अगर हम देखें तो इन 2 सालों में अगेन जैसे ग्लोबली हुआ है वैसे इंडिया में भी हुआ है, people travel less, और eventually what is happening now is everybody wants to travel, which was also visible by the passenger numbers reported by few domestic airlines, जिन्होंने अपना पूरा अभी तक के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं in terms of carrying the number of passengers. Next is according to the various trade bodies and the estimated FDI inflow, which is also very important. और यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो आती है, जैसे मैंने ने भी बोला था कि शुरू में इंट्रोडक्शन के टाइम की एयर कार्गो इज समथिंग व्हिच वाज नॉट इन फोकस. द एफडीआई इनटू एविएशन सेक्टर हैज रीच्ड टू $3.4 बिलियन, और एयर फ्रेट इसमें एक बहुत इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इसका एक रीजन जो था, इस बारी जब कोविड हुआ तब रियलाइजेशन हुआ, जहाँ पे लोगों को रियलाइज हुआ कि एयर फ्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये दवाइयां सबसे पहले, खाद्य पदार्थ और बहुत सारी चीजें जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होती हैं, जरूरी होती हैं, अगर ये शिपिंग इंडस्ट्री से आती तो हमें ये सामान महीनों भर तक नहीं मिल पाता. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ एयर फ्रेट, जिसकी वजह से ओवरनाइट थिंग्स केप्ट ऑन मूविंग, and eventually everybody was able to still live globally alive, which they were still living pre-COVID times. और इसमें अगर मैं थोड़ा और डीप जाऊं, स्पेशली एट द टाइम जब हमारे देश ने अनाउंस करा था कि कोविड की वैक्सीनेशन आ गई है और बाहरी देशों ने ऑर्डर करने शुरू करे कि हमें इतनी लाख डोजेस चाहिए, किसी को इतने करोड़ डोजेस चाहिए, इतने टाइम के अंदर चाहिए. इट वॉज नॉट ईजी. और उस टाइम जो मीडिया रिपोर्ट कर रहे थे कि 22 डिग्री माइनस में जाना चाहिए, -40 डिग्री में जाना चाहिए, एज अ कार्गो कैरियर जब सब सोच रहे थे कैसे होगा, वी वर डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज विद आवर पार्टनर्स. हम ये सोच रहे थे कि कैसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं बाकी और देशों से भी कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि और भी देश थे जो बोलना शुरू कर रहे थे कि हमने दवाई बना ली है. और इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द कैरियर्स केम अप विद सॉल्यूशंस, चाहे वो डोमेस्टिक कैरियर्स थे, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, बट बहुत सारे डोमेस्टिक कैरियर्स ने हमारे पड़ोसी देशों में मल्टीपल चार्टर्स चलाए, जबकि इन कैरियर्स के पास एक्सपर्टीज नहीं थी कार्गो ट्रांसपोर्ट करने की. ये पैसेंजर कैरियर्स थे, इन्होंने पैसेंजर सीट्स पे अपना कार्गो रखा, ट्रांसपोर्ट करा टू नेबरिंग कंट्रीज, जहां पे हमने कमिट किया था कि हम आपको दवाइयां देंगे. और उस टाइम पे एयर कार्गो केम एज, लेट्स से, आई वुड से आफ्टर द वैक्सीनेशन, एज अ सेविंग डिवाइस फॉर द होल वर्ल्ड. And moving forward, government allowed 100% automatic FDI in aviation, air transport services, but which is subject to government approval. उसके अलावा aviation industry is expected to witness around 35,000 crores of investment in next 4 to 5 years. This is the expectation what government is trying to do. और इसमें फिर again various aspects आ जाते हैं. इसमें अगर आप देखेंगे नोएडा में नया एयरपोर्ट बन रहा है, विच इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट ओनर जो स्विस एयरपोर्ट है इस टाइम. मुंबई में नया एयरपोर्ट आ रहा है, अभी हाल ही में चेन्नई के लिए एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस किया गया है. तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द अदर इन्वेस्टमेंट्स, जब एयरपोर्ट आता है तो उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें, टेक्निकल नो हाउ आती है, बहुत सारा इक्विपमेंट आता है जो बाहर से आता है. प्लस आज की डेट में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ग्लोबली, उसका एक बहुत बड़ा पुश है कि इंडिया को एक सेंटर बनाया जाए जहां पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होता है. और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये एक टेक्निकल इंडस्ट्री होने के अलावा ये एक रेगुलर चीज है. जैसे हम अपनी गाड़ी होती है, हमें मालूम है कि हर इतने 1000 किलोमीटर के बाद हमें सर्विस करवानी है, या हर महीने 6 महीने के बाद हमें सर्विस करवानी है. एयरक्राफ्ट का भी ये मैंडेटरी है.
गाड़ी हम एक बारी के लिए छोड़ दें कि सर्विस नहीं करवाई, कोई बात नहीं, सब चल रहा है, ठीक है, पर एयरक्राफ्ट में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए जो इंडस्ट्री अगर ये हम डेवलप कर पाते हैं इन फ्यूचर, ये एक हमारे जो इंजीनियर्स हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं, उनके लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा ओपनिंग रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो बोइंग बोइंग ने यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप किया है टू कंडक्ट वेरियस मैनेजमेंट सेफ्टी प्रोग्राम्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो WTTC विच इज वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल काउंसिल, उन्होंने इंडिया को 7th रैंक किया है इन 187 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन। और जितना हम पुश देंगे एयर इंडस्ट्री को, ये नंबर उतना ही हमारे लिए इंक्रीज करेगा। और जैसे मैंने शुरू में भी बोला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि हमारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो इसके साथ डेवलप होती है। Moving forward, one important thing what has also been done is, जैसे मैंने बोला था, स्मॉलर सिटीज के जो एयरपोर्ट्स को हमारे यहाँ पुश मिला है, उससे एक आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा हो रही है। एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हरी मिर्च बहुत अच्छी होती है। और अभी तक क्या होता था, जब तक एयरपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं थी नॉर्थ ईस्ट में, तब तक टू एक्सपोर्ट दिस ग्रीन चिलीज, हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे, जो हमारे फार्मर्स थे, उनको बहुत परेशानी होती थी, बहुत दिक्कतें होती थी, क्योंकि जब वो कम्पीट करते थे इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो इनकी या तो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती थी, या जब तक मिर्च डिलीवर होने का टाइम होता था वो खराब हो जाती थी। बट अब क्या हुआ है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट्स खोले गए हैं, तो उसकी वजह से दिस इज वन बिग इंडस्ट्री विच हैज कम अप। प्लस नॉर्थ ईस्ट का ये दूसरा एग्जांपल दूंगा, बैम्बू इंडस्ट्री हैज कम अप इन अ बिग वे, बैम्बू फर्नीचर एक्सेट्रा। तो इससे हो क्या रहा है, इट इज गिविंग अ बिग कमर्शियल पुश टू दीज इंडस्ट्रीज। प्लस एक जो एयर सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है मेडिकल टूरिज्म, इन नॉन मेडिकल टूरिज्म। सो अगर आपके पास मेडिकल सर्विसेज हैं एज अ देश, आपके पड़ोसी देशों में अगर नहीं है, तो बहुत सारे लोग आपके देश में आते हैं इलाज करवाने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे शहर में बैठे हैं जहां पे आपके पास विद इन इंडिया मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा नहीं है, और आप बड़े देश में जाना चाहते हैं, जैसे आप मे भी जयपुर से दिल्ली आना चाहते हैं, या लखनऊ से दिल्ली आना चाहते हैं, पेशेंट की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि उसको ट्रेन से लाया जाए या बाय रोड लाया जाए, तो वहां पे एयरलाइंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इज कॉल्ड एयर एम्बुलेंस। सो आप चार्टर कर सकते हैं विद इन दी एयरक्राफ्ट, आपके लिए सीट्स अरेंज करी जाती हैं। तो नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट होगा, नॉर्मल पैसेंजर्स ट्राई कर रहे होंगे, पर उसी समय एक पैसेंजर ऐसा भी होगा जो ट्रैवल कर रहा होगा कुछ नर्सेस के साथ, कुछ डॉक्टर्स के साथ, और एक स्ट्रेचर के साथ। सो दिस इज वेयर मुझे जो लगता है कि जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स खोले गए हैं, वहां पे हमारे सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द मेडिकल एडवांटेज फ्रॉम द अदर बिगर सिटीज। देन इज द ग्रीन एविएशन पॉलिसी। तो हम सब जगह सुनते हैं कि डीजल बंद करो, प्लास्टिक बंद करो, बट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इज एयरलाइंस जब ऑपरेट करती है, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। सिर्फ हवा में नहीं, जब एयरक्राफ्ट नीचे खड़ा होता है तब भी बहुत पोल्यूशन होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के इंजन्स कुछ टाइम पहले उड़ने से स्टार्ट करे जाते हैं। तो उस टाइम जो पोल्यूशन हो रहा था, उसको कैसे केटर किया जाए, एंड ग्लोबली एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया जो SAF कहलाता है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। So sustainable aviation fuel क्या है? This is not the normal petrol or diesel what we use for our vehicles. This is a fuel which is made out of our kitchen oil. It is much less polluting than the traditional diesel and petrols. And this is where globally the airlines are pushing the use. और इसके साथ होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज अब ग्लोबली, जब UN ने अपना इस बारी चार्टर निकाला, बोला कि एक हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए पूरी अर्थ के लिए, सो दैट हम एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर पोल्यूशन कम हो, डिजनरेशन ऑफ द अर्थ कम हो। वहां पे एयरलाइंस हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
और इसमें अगर हम देखें, इंडिया में अभी एसएएफ यूज नहीं होना शुरू हुआ है, इंडियन कैरियर्स नहीं नहीं यूज किया है। इंटरनेशनल एयरलाइंस जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं अभी वो भी नहीं यूज कर पाए हैं बिकॉज इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है। बट इन फ्यूचर आई एम श्योर दिस वुड बी समथिंग विच वुड बी प्लेइंग अ वेरी पिवटल रोल। पर एट द सेम टाइम एज अ कंट्री हम पीछे नहीं थे। जब बाकी दुनिया सोच रही थी एसएएफ के लिए या और एयर ट्रांसपोर्ट को कैसे क्लीन एनर्जी के साथ यूज करा जाए, उस टाइम हम लोग भी ऑन द ग्राउंड, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे स्टेक होल्डर्स ये सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फ्यूल, जिससे कि हमारी जो सर्विसेज हैं जो हम एयरपोर्ट्स को दे रहे हैं या एयरलाइंस को दे रहे हैं उसको हम ग्रीन कर सकें, जिससे कि एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड देयर इज लेस ऑफ पोल्यूशन। एंड दिस इज वेयर आई एम प्राउड टू शेयर, यू नो, दिल्ली as an airport, Indira Gandhi International Airport, which is operated by GMR, उन्होंने 1,000 taxi bots assisted flights operate करी, and the first carrier to operate was Air India as a test flight out of Delhi. And what is basically a taxi bot? अगर आप लोगों ने जब भी फ्लाइट पे बैठे होंगे या एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, फ्लाइट जब रनवे पे जाने के लिए तैयार होती है तो उसको एक नीचे ट्रक सा लगा होता है, हाफ ट्रक, जो उसको पुश करता है। वो जो होता है पुश करने के लिए बेसिकली ट्रैक्टर होता है जिसको मॉडिफाई करा जाता है, वो बहुत ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन देता है। एंड दैट इज वेयर एयर टैक्सी बॉट्स कम इनटू प्लेस। दे आर मोर साइंटिफिक, दे आर वेरी वेरी फ्यूल एफिशिएंट, and eventually this is going to be the future globally as well. Moving on, what lies ahead for us as industry, aviation industry? So as I mentioned earlier, एक सबसे पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कस्टमर सेंट्रिसिटी। हम लोग हर जगह जाते हैं, हम लोगों को हमेशा ये लगता है कि जो हमें सर्विस दी जा रही है, चाहे वो चेक इन पे हो, एयरपोर्ट एंट्रेंस पे हो, इन फ्लाइट पे हो, that should be world class. And I think this is where जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा फ्यूचर है, इनके लिए this is a very very big thing. ये एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको टेक्निकल नो-हाउ नहीं चाहिए, यू डोंट रिक्वायर टू बी अ साइंस ग्रेजुएट, आपको बीटेक नहीं करना है। यहाँ पे इसके लिए स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं, चेक इन के कोर्सेज होते हैं, टिकटिंग के कोर्सेज होते हैं। उसके अलावा जो एक आगे जाके हम देखते हैं जो बाहरी दुनिया को नहीं दिखता है, एक एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए जब भी आप प्लेन के अंदर देखेंगे, खिड़की से बाहर निकल के देखेंगे, खिड़की से बाहर देखेंगे अगर एयरपोर्ट पे, तो आप देखेंगे नीचे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। दीज आर द पीपल हु आर अपार्ट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स रनिंग द एयरक्राफ्ट। बैगेज की लोडिंग है, बैगेज की बाइफिकेशन है। एक फ्लाइट जाती है, अगर मैं लुफ्तांसा की फ्लाइट का एग्जांपल लेता हूँ, हमारी फ्लाइट दिल्ली से फ्रैंकफर्ट जा रही है, जिसमें पैसेंजर्स मे भी 80 सिटीज में अलग अलग जा रहे हैं। कैसे सिस्टमेटिकली ये लोग कार्गो और बैगेज को एयरक्राफ्ट के अंदर लोड करते हैं, जिससे फ्रैंकफर्ट में जाके या जो भी आपका ट्रांजिट पॉइंट है वहां पर जाके बैगेज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो कि जब आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचे आपको आपकी फ्लाइट में बैगेज मिले। आप इमेजिन करिए अगर 60 मिनट का आपका ट्रांजिट टाइम है, मे बी अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं फ्लाइट पर, और फ्रैंकफर्ट में अगर आपका 60 मिनट का ट्रांजिट टाइम है, तो आपकी फ्लाइट से आपका बैगेज उतारना, आइडेंटिफाई करना कि आपका बैगेज कौन सा है और आपका कौन सी फ्लाइट पर बैगेज जाना है, ये वो वाले कर्मी हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो हमें कभी सामने नहीं नजर आते। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी एक टच किया था कोविड के टाइम का, सो कोविड के टाइम में मैं कमर्शियल साइड से हूँ, सो मेरे लिए बहुत आसान था, मेरे को घर से काम करना था क्योंकि मेरे पास लैपटॉप था, इंटरनेट था। बट जो मेरे सहकर्मी थे, जो मेरे कोलीग्स थे जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं, तो इंश्योर की फ्लाइट की लोडिंग ठीक हो रही है, फ्लाइट की ऑफलोडिंग ठीक हो रही है, फ्लाइट टाइम पे आ रही है, फ्लाइट टाइम पे जा रही है, फ्लाइट टेक्निकली सेफ है, उन लोगों को पूरे टाइम एयरपोर्ट पे रहना पड़ता था। एंड दे वर द वंस हु वर इंश्योरिंग कि दवाइयां आ रही हैं, दवाइयां जा रही हैं टाइम से, खाद्य पदार्थ आ रहे हैं,
टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी कोविड के टाइम पे, लैपटॉप्स, आईपैड्स, टैबलेट्स जिनकी डिमांड हर जगह बढ़ रही थी, जो एयर फ्रेट में नॉर्मली नहीं आते थे पहले, उन सबको ट्रांसपोर्ट किया गया। इट वॉज इम्पोर्टेंट कि इन सब चीजों की पिलफरेज नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन इज डन वेल इन टाइम, safe and secure. And then moving forward, now the technology is also coming, यहाँ पे आप अपने बैगेज पे अपना टैग लगाएं, जो आप अपने मोबाइल फोन के ऐप से ट्रैक कर सकें आपका बैगेज का। So this is how the technology now is evolving in future, and in coming years we are progressing, I would say, in the right direction. So again, coming back to the technology, so robotics, one example could be, अभी दिल्ली ने अनाउंस किया है एयरपोर्ट्स पे कि they are testing the body scanners, जो एक ग्लोबली बहुत इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। अनलाइक दी ओल्ड एक्सरे सिस्टम, एक्सरे सिस्टम में पहले क्या होता था, आपका सिर्फ मैनुअल एक्सरे होता था, बट बॉडी स्कैनर्स आर इवन मोर एडवांस टू अवॉइड एनी टेररिस्ट और अनवांटेड स्ट्राइक्स ऑन द एयरक्राफ्ट। उसके अलावा जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी का बताया, बैगेज टैग्स की टेक्नोलॉजी हो रही है, एयरक्राफ्ट आर बिकमिंग मोर सस्टेनेबल, एवरीथिंग इज बिकमिंग मोर टेक्नोलॉजिकली बैक्ड टुगेदर विद एआई इन टर्म्स ऑफ हाउ अ पैसेंजर ट्रेवल्स। अगर आप एआई की बात करके देखें, आप एक फ्रीक्वेंट फ्लायर अपना मेंबरशिप कार्ड अगर एयरलाइंस के साथ बनाते हैं, एयरलाइंस अब एआई को ऐसे यूज कर रहे हैं जिसमें अगर आप एक मैथ्स ग्रेजुएट हैं, आप समझ पाएंगे कि ट्रैक करना कि इस इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस क्या है। जैसे ही आप सिस्टम में अपना रिस्पेक्टिव एयरलाइंस के साथ अपना फ्रीक्वेंट फ्लायर के साथ लॉग इन करते हैं, तो एयरलाइन बताती है, अच्छा आपको पीछे वाली सीट पसंद आती है, नॉन विंडो वाली पसंद आती है, क्या मैं आपके लिए वो रिजर्व कर दूं। अगर आप सुबह फ्लाई कर रहे हैं, आपको ब्रेकफास्ट में ये पसंद है, आप डिनर पे टाइम पे फ्लाई कर रहे हैं, आपको डिनर में ये पसंद है। सो दिस इज वेयर I would say the student should also be looking at, you don't necessarily have to be a BTech or an aircraft engineer to be a part of the civil aviation industry. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीटेक की इम्पोर्टेंस नहीं है, वो लोग अपना पार्ट प्ले करते हैं, बट जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनकी भी इक्वली रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंस है in the aviation industry. And with this, I would like to conclude by saying, हमारा देश में इस टाइम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विच इज स्टिल अनटैप्ड। अगर आप खुद देखिए, ज्योग्राफिकली हम ऐसे लोकेटेड हैं जहां पे हम ईस्ट को वेस्ट से, एशिया टू यूरोप, यूरोप टू एशिया, एशिया टू अफ्रीका, अफ्रीका टू एशिया, एशिया टू डाउन साउथ ऑस्ट्रेलेशिया, यूरोप टू ऑस्ट्रेलेशिया, एशिया टू यूएस, कनेक्टिविटी करने के लिए वी हैव अ वेरी बिग एडवांटेज, एंड दिस इज वेयर आई सी a major growth awaiting for Indian civil aviation industry. और अगर if you are going on the right track with our partners in India, तो मुझे लगता है this will also become a huge employment opportunity for our next generation. And then, as I mentioned earlier, MRO facilities जो मैंने बोल रहा था aircraft maintenance की, this is technical, but then this is a huge industry waiting in pipeline to explore for India. And then talking about PPP model, आप देखिए एयरपोर्ट्स का क्या चेंज ओवर हुआ है। नाउ वी फील लाइक ट्रैवलिंग टू एयरपोर्ट्स। एक क्लासिकल एग्जांपल अगर मैं दूं, शांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, which for years it is always said कि वो दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग सिर्फ एयरपोर्ट देखने के लिए भी शांगी जाते हैं। And मुझे ये लगता है कि in years to come, if we are putting the right focus, then I am sure we would be able to come up as a world-class aviation market, generating the right employment for our future generations. And with this, I finish my presentation.